नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन युक्त गेहूं खाद्यान्न फसलों में से प्रमुख है और विश्व भर में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसलों में मक्का के बाद गेहूं का दूसरा स्थान आता है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत गेहूं की खेती में और इसके उत्पादन में विश्व भर में दूसरा स्थान रखता है। तो आज कार्यक्रम साथ ही आपको बता दें, भारत के जो अन्नदाता है और उसकी जो आर्थिकी है वो भी गेहूं की खेती पर आधारित है। तो आज कार्यक्रम में इसी विषय से संबंधित जो जानकारी है हम आपसे साझा करेंगे। आज हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम में विषय है गेहूं की खेती से संबंधित समस्याएं एवं उनका समाधान। इस विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओपी गंगराव, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च शिमला में बतौर वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रभारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार सर, जैसा कि कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हमारा विषय है गेहूं की खेती से संबंधित समस्याएं एवं उनका समाधान। तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, गेहूं की कितनी प्रकार है और इसकी जो कितनी प्रकार की किस्में जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में उगाई जाती हैं? बिल्कुल, हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। गेहूं, जिसे हिमाचल प्रदेश में कनक के नाम से भी जानते हैं, ये हमारे देश की मुख्य खाद्यान्न फसल है और धान के बाद दूसरे नंबर की मुख्य फसल है और इसको हम मुख्यतः रबी सीजन में उगाते हैं। हम अपने देश में 3 प्रकार की गेहूं उगाते हैं। एक है टिटकम एस्टिबम, जिसे हम ब्रेड व्हीट या चपाती गेहूं बोलते हैं। दूसरा है टिटकम दूरम, जिसे हम कठिया गेहूं बोलते हैं। और तीसरा है टिटकम डायकोकम, जिसे हम खपली व्हीट के नाम से जानते हैं। लेकिन इन तीनों में सबसे मुख्य जो है वो हमारा चपाती व्हीट है, जिसे हम टिटकम एस्टिबम बोलते हैं। जो हमारे देश का कुल उत्पादन है उसका 95% हिस्सा इसी गेहूं का है। हम कह सकते हैं कि हमारे देश में अधिकांश भागों में यही गेहूं उगाया जाता है, चपाती वाला गेहूं। जो हमारे देश का भूमि है या जलवायु है वो बहुत ही भिन्न है और इन्हीं के आधार पे हमने जो गेहूं उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं उनको 6 मुख्य भागों में बांटा है, जिनको हम जोन कहते हैं। ये जोन जो भी हम किस्में विकसित की जाती हैं गेहूं की, वो जोन स्पेसिफिक होती हैं। मतलब हर जोन की जो किस्में हैं वो अलग होती हैं। अगर बात करें हम हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश उत्तरी पर्वतीय जोन में आता है और यहाँ के लिए जो किस्में विकसित की गई हैं या रिकमेंडेड हैं उनमें मुख्य हैं, जैसे HS 542, HS 562, HS 507, BL 907 या HPW 349। ये ऐसी किस्में हैं जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ही विकसित की गई हैं और इनकी उपज बहुत अच्छी होती है और साथ में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इनकी अधिक है। और यही कारण है कि इनके बीज की मांग हर साल बढ़ती जा रही है और ये किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि गेहूं की जो किस्में हैं, उन्नत किस्में हैं, वो कौन कौन सी है हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो साथ ही ये भी ज़रूरी है कि जो अच्छी पैदावार है उसके लिए जो मृदा परीक्षण है वो कितना ज़रूरी है और जो मृदा का जो pH मान है क्या वो भी महत्वपूर्ण रहता है? आप कृपया इस पे प्रकाश डालें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मृदा परीक्षण का सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि अगर हम बिजाई से पहले मृदा का परीक्षण करवा लेते हैं तो उसमें पोषक तत्वों की हमें पता चल जाता है। अगर जो पोषक तत्व हमारी मृदा में पर्याप्त मात्रा में हैं तो उनको हमें अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती है और pH का असर पड़ता है। जो सामान्य गेहूं के लिए या गेहूं की फसल के लिए pH होता है वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। ये बहुत ही सही pH है और ज़्यादा या कम होने पर इससे उपज में हानि होती है। जी, और जब बात हम करते हैं बिजाई की, तो बिजाई करते समय जब गेहूं की खेती की बात की जाती है तो उस समय जो किसान है वो कौन कौन सी सावधानियां बरते जिससे कि उनकी जो पैदावार है वो अच्छी हो?
देखिए, बिजाई के समय दो बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। एक तो जब हम बिजाई कर रहे हैं जी तो उस समय मिट्टी में पर्याप्त नमी हो, जी क्योंकि पर्याप्त नमी ना होने की वजह से अंकुरण में बाधा उत्पन्न होती है या बीजों का अंकुरण सही तरीके से नहीं होता है। जी और दूसरा ये है, बिजाई हम अच्छे बीजों का चयन करें जो किस्में इस क्षेत्र के लिए विकसित की गई हैं या जिनकी सिफारिश की गई है उगाने के लिए, उनका ही चयन करें और उनको ही उगाएं। अपने जो स्थानीय बीज होते हैं जो किसान अपने घर में बचा लेते हैं या क्या कहते हैं पुरानी किस्मों के बीज होते हैं, वो उतनी उपज नहीं दे पाते, तो उनको ना उगाएं। जी, यानी वो ध्यान रखें जो बीज हैं वो उन्नत किस्म के हों। जी बिल्कुल। और आपसे जानना चाहेंगे जो बीजोपचार है, अक्सर हम देखते हैं कि जो किसान हैं वो बीजोपचार पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बीजोपचार बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर कृपया किसानों को बताइए कि कितना ये महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। बीज उपचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम उपचारित बीज की बिजाई करते हैं जी तो उसमें कई ऐसे रोग होते हैं जैसे कंडवा रोग है या पर्ण झुलसा है या और भी रोग हैं, वो तो नहीं आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बीजोपचार से पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और जी पौधे स्वस्थ रहते हैं। बीजोपचार विशेषकर जैसे एक दवाई आती है बीटा वैक्स पाउडर, या ये जैविक एजेंट होता है ट्राइकोडर्मा विरिडी, जी उससे भी हम बीज उपचार कर सकते हैं और उपचारित बीज का अंकुरण भी अच्छा होता है और पौधों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फलस्वरूप हमारी फसल अच्छी होती है। जी, यानी कि बीजोपचार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रहता है उत्पादन की दृष्टि से भी। जी, और जब हम बात करते हैं बीज जब इसकी जो बीजों को बोया जाता है उसके बाद जब हम बात करते हैं सिंचाई की, तो अधिकतर हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में जो सिंचाई का साधन है वो वर्षा ही है। इसके अलावा जो सिंचाई का जो प्रबंधन है वो किस तरह से रहना चाहिए गेहूं की खेती के लिए? जैसा कि आपने बताया कि अधिकांश भाग बरानी खेती का है, यानी कि वर्षा पर आधारित है। जी लगभग 75 से 80% भाग ऐसा है जिस पे हम गेहूँ उत्पन्न करते हैं, वो वर्षा पर ही आधारित है। जी तो वहाँ तो सिंचाई की बात ही नहीं होती है, लेकिन जो भाग जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं हैं, सिंचित क्षेत्र हैं, वहाँ पर गेहूं की फसल में सामान्यतः 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन 4 सिंचाई भी पर्याप्त रहती हैं। कुछ अवस्थाएं गेहूं की ऐसी होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे एक 21 दिन की अवस्था होती है जहाँ पर फसलों से या पौधों की मुख्य जड़ें बनना स्टार्ट होती हैं, और एक 85 दिन की अवस्था है जहाँ पर बालियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं। इन दो अवस्थाओं में ये ध्यान रखना चाहिए कि खेत में पर्याप्त नमी हो। अगर नमी नहीं है तो इन दो अवस्थाओं पर सिंचाई ज़रूर करें, क्योंकि अगर इन अवस्थाओं पर सिंचाई नहीं करते हैं तो उसका उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और फलस्वरूप उपज घट जाती है। जी, यानी कि जो सिंचाई है वो 21 दिन की अवधि में ज़रूर की जाए। 21 दिन पे ज़रूर की जाए, 20 से 25 दिन के अंतराल पे हम सिंचाई कर दें, और लगभग कम से कम 2 सिंचाई बहुत ज़रूरी रहेगी। बहुत ज़रूरी है। जी, और जैसे हम बात करते हैं अच्छे उत्पादन के लिए और अच्छी मात्रा में जो इसकी खेती की जाए, उसके लिए जो खाद है वो कितना महत्व रखती है? देखिए, खाद और उर्वरक दो चीज़ें होती हैं, तो हर एक पौधे के लिए या कोई भी फसल है उसके लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हम सभी को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है स्वस्थ रहने के लिए। तो जो मैं तो यही अनुरोध करूंगा किसानों से कि अगर हो सके तो 2-3 साल के अंतराल पे एक बार वो गोबर की खाद का ज़रूर प्रयोग करें, ठीक है, या फिर जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ पर हरी खाद का भी उपयोग कर सकते हैं 2-3 साल के अंतराल पे। उससे क्या होता है, एक तो जो ऑर्गेनिक मैटर है भूमि का वो अच्छा रहता है, बढ़ जाता है, और दूसरे पोषक तत्वों की ज़्यादा कमी नहीं होती है। इसके अलावा जो मुख्य पोषक तत्व हैं जिनको पौधों के लिए आवश्यकता होती है, उनमें आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मुख्य रूप से हैं। जी,
यानी कि जो गोबर की खाद है वो बहुत महत्व रखती है गेहूं की बिल्कुल। खेती में। जी। और जैसे हम देखते हैं गेहूं की खेती में अक्सर जो है वो पीलापन पड़ जाता है समय से पहले ही, या फिर हम कह सकते हैं कि जो गेहूं की खेती में जो रोग हैं वो कौन कौन से लगते हैं और उसके क्या कारण रहते हैं? देखिए, आपने पीलेपन की बात की, तो पीलापन कई कारणों से हो सकता है। या तो कोई बीमारी भी हो सकती है, या कभी कभी ऐसा होता है जब हम सिंचाई कर रहे होते हैं तो सिंचाई करते समय कहीं पर पानी का भराव हो जाता है, पानी ठहर जाता है ज़्यादा दिनों के लिए, 10-12 दिन के लिए, तो वहाँ पर फिर पौधे की श्वसन क्रिया जो होती है वो बाधित होती है जी। और पौधे उनकी वृद्धि रुक जाती है और पीले कलर के पड़ जाते हैं। कुछ रोग भी ऐसे हैं जिनकी वजह से पत्तियाँ पीली दिखती हैं। जी। दूसरा, आपने रोगों की चर्चा की थी, तो वैसे तो हर एक फसल में, हर एक पौधे में सैकड़ों बीमारियां लगती हैं, लेकिन किसी विशेष क्षेत्र के लिए कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं, और कुछ कीट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं फसल को और उनसे काफ़ी नुकसान होता है। इसमें मैं 2 बीमारियों का जिक्र करना चाहूँगा। जी। एक है रतुआ रोग। जी। रतुआ रोग जिन्हें हम रस्ट भी कहते हैं या किट के नाम से जानते हैं, जी। किट रोग। रतुआ 3 प्रकार के होते हैं, जैसे भूरा रतुआ, पीला रतुआ, काला रतुआ। लेकिन इस क्षेत्र में जो मुख्य समस्या है वो पीले रतुए की है। अभी जो हमारा वातावरण का जो तापमान है जी। या जो आर्द्रता है, कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, जी। ये जो मौसम है पीला रतुआ के लिए बहुत ही अनुकूल है। और इस मौसम में जो हमारी किस्में हैं, पुरानी हैं या स्थानीय बीज करके उनकी बिजाई की गई है, और वो बहुत अति संवेदनशील होती हैं और उनमें इस रतुआ का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। और पीले रतुओं को पहचानना बहुत आसान होता है। इसमें जो ये एक फंगस होता है उससे ये रोग उत्पन्न होता है। जी। और ये छोटे छोटे पस्तूल बनाता है पत्तियों पर। जी। तो पत्तियों पे छोटे छोटे पस्तूल लाइनों में बनाता है। जी, यानी ठीक है, धारी बनाता है, तो जिसको इसी कारण धारीदार रतुआ या स्ट्रैप रस्ट भी बोलते हैं। जी। जब हम उन पत्तियों को ऐसे करके छुएं जी। तो वो हमारे हाथ पे भी एक हल्दी जैसा पीला कलर का पाउडर लग जाता है, या कपड़े से छुएं तो कपड़े पे लग जाता है। दरअसल ये उस फंगस के बीजाणु होते हैं। जी, यानी कि बीजाणु या स्पोर होते हैं जी। जो हवा के माध्यम से फैलते हैं और जो स्वस्थ पौधे होते हैं उनको भी संक्रमित करते हैं और इस तरह से फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि पत्तियों का हरा रंग नहीं रहता तो वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और इसका सीधा सीधा प्रभाव उपज पे पड़ता है। जी। अगर ये रोग फसल की शुरुआत में आ जाता है, जब फसल छोटी होती है और तापमान ठीक है, अनुकूल है मौसम, तो इससे 50 से 70% तक हानि हो सकती है जी। उपज तो में। इसके समाधान के लिए किसान जो है वो क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा समाधान वही है अच्छे बीज का उपयोग करना और बीजोपचार करना। बीजोपचार करना, अच्छे बीज का उपयोग करना। बीजोपचार का रतुआ पे तो खैर फ़र्क नहीं पड़ता जी। क्योंकि जो दवाई से हम उपचार करते हैं वो दवाई इसके लिए कारगर नहीं है। जी। इसके लिए एक तो किसान भाई अपने खेतों का निरीक्षण निरंतर करते रहें। अभी जो मौसम है बहुत ही अनुकूल है, वो रोज़ाना जाके अपनी फसल का निरीक्षण करते रहें। अगर ऐसे कहीं उनको लक्षण दिखाई देते हैं, तो पत्तियां पीली दिखाई देती हैं और उस पर हल्दी जैसा पाउडर दिखाई देता है, तो तुरंत ही अपने नज़दीकी किसी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय या कोई भी कृषि से संबंधित कार्यालय है वहाँ पर संपर्क करें। और एक दवाई आती है इसके लिए, उसका स्प्रे ज़रूर कर दें ताकि वो स्पोर हैं जो उसके वहीं पर मर जाएं और उनका फैलाव ना हो, ताकि जो स्वस्थ पौधे हैं वो भी बचे रहें। वो दवाई है टिटकम प्रोपिकोनाजोल। जी, ठीक है, प्रोपिकोनाजोल होती है। इसको हम 0.1% के हिसाब से छिड़काव कर देते हैं। 0.1% का मतलब हो गया कि 200 मिलीलीटर दवा को 200 लीटर पानी में आप मिला के 1 एकड़ खेत में
छिड़क छिड़क दें। दें, अगर जी। आवश्यकता पड़े तो 15 दिन बाद इस प्रक्रिया को पुनः दोहरा दोहरा दें। सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने किसानों के लिए कही। और इसके साथ जब हम खेतों पे देखते हैं, गेहूं की खेती में देखते हैं कि खरपतवार वो भी काफ़ी जो हानि पहुंचाते हैं हमारी जो फसल है उसको, तो इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं या इस पे कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? देखिए, खरपतवार और गेहूं में खरपतवार ये अनचाहे ही पौधे होते हैं जी, जिनकी हम बिजाई नहीं करते। ये स्वतः ही हर एक फसल में उगाते हैं। गेहूं में भी कुछ खरपतवार हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार का सीधा कंपटीशन हमारे जो मुख्य फसल है उनके पौधों से रहता है। जी, जगह के लिए, पोषक तत्वों के लिए, पानी के लिए, जी, जो चीज़ें हमारी फसल के पौधों को मिलना चाहिए वो चीज़ें ये खरपतवार ले लेते हैं और इस तरह से उनको वंचित कर देते हैं और फसल को काफ़ी हानि होती है। एक अनुमान के अनुसार अगर खरपतवार किसी खेत में बहुत ज़्यादा हो गए हैं जी, तो फसल को 25 से 40% तक हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है उसको। जी, तो इनका नियंत्रण के लिए वही है कि अच्छे बीज बोएं, ऐसा बीज की बिजाई ना करें जिसमें खरपतवार के बीज का मिक्सचर हो या मिले बीज उसमें हों। जी, दूसरा ये है, अगर किसी खेतों में या किसी क्षेत्र में खरपतवार बहुत ज़्यादा होते हैं तो किसान भाई एक काम एक कर सकते हैं, जो हमारा फसल चक्र होता है उसके बीच में एक चारे की फसल ले सकते हैं। जी, चारे की फसल के साथ साथ ये खरपतवार उगते हैं जी, और ये काट के पशुओं को खिला सकते हैं। तो फ़ायदा ये होता है कि इन खरपतवारों को बीज नहीं बन पाता। जब जी। बीज नहीं बनता है तो उसमें मिट्टी में गिरता नहीं है, जी, तो आगामी वाली फसल में खरपतवार बहुत कम हो जाते हैं। जी, और दूसरा है, जो हम हाथ से इनको, अगर खरपतवार थोड़े हैं तो हाथ से हम उनको उखाड़ सकते हैं। अपने जो कृषि यंत्र होते हैं, खुरपी वगैरह, उनसे हम इनको निकाल सकते हैं और कहीं एक जगह दबा सकते हैं गड्ढे में, जिससे कि इनकी जो गेहूं की जो खेती है उस पर असर ना पड़े। उस पे असर ना पड़े। जी, अगर इनका मान लो बहुत ज़्यादा खरपतवार हैं और हम उनका नियंत्रण दवाइयों द्वारा करना चाहते हैं तो कुछ दवाइयां हैं, जैसे आइसोप्रोटियोरान है, सल्फोसल्फ्यूरान है या पेंडामेथिलीन है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। पेंडामेथिलीन का प्रयोग जो होता है वो बुवाई के 3 दिन के भीतर ही करना होता है, जबकि और खरपतवारों को 30-35 दिन के अंदर कर सकते हैं। जी, अपनी खेती को देखते हुए उसके अनुसार जो है उसका उपयोग कर सकते हैं किसान। जैसा कि हम देखते हैं किसान हर तरह की जो प्रिकॉशंस कह सकते हैं वो ले रहा है, लेकिन फिर भी अक्सर हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में जंगली जानवरों का काफ़ी प्रकोप रहता है जिससे कि उनकी फसल नष्ट हो जाती है। तो इस संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों के लिए? ये मैंने भी कहीं कहीं ऑब्जर्व किया है कि जंगली जानवर फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके समाधान के लिए 2 ही चीज़ें हैं, या तो किसान रात में जाके अपनी फसलों की रखवाली करें, और वो तो बहुत ही संभव नहीं है जी। और दूसरा, हमारी सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी योजना चलाई गई है, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना जी। ठीक, इसके तहत क्या है, सौर ऊर्जा चलित बाड़ लगवा सकते हैं अपने खेत के चारों तरफ, फेंसिंग करवा सकते हैं। और फेंसिंग ये व्यक्तिगत तौर पे भी करवा सकते हैं और समूह में भी करवा सकते हैं। जैसे कुछ किसानों के जो खेत होते हैं छोटे छोटे होते हैं और उनके पास हैं, तो वो 4-6 किसान मिलकर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में अगर आप व्यक्तिगत तौर पे वो फेंसिंग करवा रहे हैं तो आपको 80% सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाती है, और समूह में करवा रहे हैं तो आपको 85% सब्सिडी मिल रही है, सरकार की तरफ से मिल रही है जी। और इसमें क्या होता है कि एक जो सौर ऊर्जा पैनल होता है उससे एक करंट पास कर दिया जाता है। वो करंट से जो जानवर जब उसके पास जाते हैं तो एक झटका सा लगता है, लेकिन जानवर को कोई नुकसान नहीं होता है, वो मरता नहीं है, लेकिन फिर बाद में खेत के अंदर घुसने की मतलब ज़रूरत नहीं करता जी। मतलब खेती, आपकी गेहूं की खेती सुरक्षित रह जाती है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी योजना आपने हमारे किसान भाई बागवान बहनों को बताई।
सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि आप खेती के जो संरक्षण है वो कैसे करें जंगली जानवरों से। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो गेहूं की खेती की कटाई है वो किस तरह से की जाए और क्या क्या सावधानियां उसमें जो है वो रखनी चाहिए और इसका भंडारण किस तरह से किया जाए। देखिए, ये सबसे बात की अवस्था है जब सारी हमारी कृषि क्रियाएं उचित टाइम से और समय से हो जाती हैं, उसके बाद जिससे को कहते हैं हम कि हमें फल तोड़ना है। जी। तो जब फसल पूरी तरह से पक जाए तभी जी। उसको काटना चाहिए। और फसल पकते समय उसके कुछ लक्षण होते हैं, वो किसानों को पता है, वो पहचान लेते हैं कि हाँ फसल कटने लायक हो गई है। वैसे अगर हम उनके दानों को देखें जी। तो दानों में नमी लगभग 18-20% हो तो उस समय वो कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। और इसके लिए कोई अगर डिवाइस है तो उससे भी हम नमी को माप सकते हैं जी। दानों में। अगर नहीं है तब भी हम अगर जैसे जो फसल है उसमें ऐसे हाथ चलाएं जी। तो उसमें एक तरह की आवाज़ आने लगती है, या बालियाँ पूरे पौधे सूख जाते हैं, बालियाँ भी सूख जाती हैं, बालियों के नीचे मतलब भाग भूरा भूरा हो जाता है। जी। या बालियों को हम तोड़ के अगर हाथ से इस तरह से मसलें तो दाने आराम से निकल आते हैं उसमें से। जी। ठीक है, और उनको वो काफ़ी सख्त लगते हैं, तो इस समय फसल की कटाई कर लेना चाहिए। जी, यानी जब जो बालियाँ हैं वो सूख जाएं और उनकी हल्की सी आवाज़ भी आने लगे तो मतलब जो किसान की जो मेहनत है वो रंग लाई है। जी। और अंत में आपसे यही पूछना चाहेंगे कि जो किसान है गेहूं की खेती करना चाहता है उससे संबंधित जानकारी अगर वो लेना चाहता है तो वो कहाँ पर संपर्क कर सकता है। देखिए, इसके लिए कृषि से संबंधित बहुत सारे कार्यालय हैं, राज्य सरकार के जो कार्यालय हैं उनके नज़दीकी कहीं पर तहसील में या ब्लॉक में जो भी कृषि से संबंधित कार्यालय हैं वहाँ वो संपर्क कर सकते हैं। या कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं या लोक मित्र केंद्र हैं, वहाँ पर वो संपर्क कर सकते हैं। अगर गेहूं से कोई उनको समस्या है या जानकारी लेना है तो हमारा संस्थान भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में संपर्क कर सकते हैं। या रतुआ से संबंधित कुछ पूछना है तो वो हमारे संस्थान जो शिमला में है वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और वर्तमान में मैं सोचता हूँ कि हर एक घर में स्मार्टफोन तो है ही जी। और इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है, तो गूगल पे भी काफ़ी जानकारी हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हैं जो सरकार की विभिन्न स्कीमें हैं या क्या कहते हैं और कृषि से संबंधित जो जानकारियां हैं वो गूगल पे भी उपलब्ध हैं, वहाँ से भी वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी, यानी जो ऐप्स हैं, क्या कोई ऐप भी है जिसके माध्यम से जो किसान है वो कृषि से संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं? कुछ पोर्टल हैं जी, जहाँ पर जाके वो देख सकते हैं। और ऐप्स हमारे संस्थान को तो ऐसा कोई ऐप्स अभी है नहीं, लेकिन हम इस बारे में सोच जरूर रहे हैं। जी। आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह भी अनुसंधान की तरफ से क्या समय समय पर लगाते हैं जिससे कि जो किसान हैं गेहूं की खेती या फिर जितनी भी खेती की किस्में हैं उसके लिए वो लाभान्वित हो सकते हैं? जी हाँ, हमारे संस्थान का एक डिवीज़न है जिसे एक्सटेंशन कहते हैं, विस्तार। जी। उनका काम ही यही है, जो भी हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है या जो हमने नई किस्म को विकसित किया है उसका विस्तार करना। मीन्स उसके हम दूसरी जगह जाके डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, किसानों के ही खेत पे हम उस किस्म को उगाकर दिखाते हैं और उसका जो तुलना होती है उनकी जो उन्होंने बिजाई की है उससे करवाते हैं। तो इससे किसानों को ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि जो नई किस्में हैं वो बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती हैं और उनका जो उपज होती है वो कहीं ज़्यादा होती है। जी, जैसे कि आपने कहा कि नई किस्में हैं, तो एक बार आप फिर से दर्शकों को, किसानों को जो गेहूं की उन्नत किस्में हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमने शुरुआत में भी इस बात पे चर्चा की थी, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। जो उन्नत किस्मों की हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो मुख्य किस्में हैं वो HS 507 हैं, HS 542, HS 562 और BL 907 या HPW 349
ये मुख्य किस्में हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और जो हमारे हिमाचल प्रदेश के नीचे के इलाके हैं, जैसे ऊना या बिलासपुर का क्षेत्र है या सोलन का जो निचला भाग है, उसमें हम DBW 303 या DBW 187 187 इनको हम उगा सकते हैं और ये वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और अच्छी उपज दे रही हैं। जी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने गेहूं से संबंधित जो समस्याएं हैं, गेहूं की कृषि से संबंधित जो समस्याएं हैं और उनकी जो समाधान है वो भी आपने बताया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, आशा करते हैं आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप गेहूं की कृषि से संबंधित जो समस्याएं हैं और उनके समाधान पाकर लाभान्वित होंगे। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।